Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about questions related to Jean Piaget's stages of developments. ओके आज हम लोग जीन पियाजे की जो स्टेज हैं, जो अवस्थाएं उन्होंने दी हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये हमारी जीन पियाजे से रिलेटेड चौथी क्लास है, ठीक है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, उन सभी में हमने बहुत अच्छे से जीन पियाजे के जो डेवलपमेंट की थ्योरी है, इनकी थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। सेंटरिंग क्या है, एनिमिज्म क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम केवल जो इन्होंने अवस्थाएं दी हैं यस पी सी एफ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे विद एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन कहने को तो 10 होंगे, लेकिन ये 10 नहीं है, ये 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के साथ, कोई आंसर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है, एनालिसिस करके, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम ही होंगे, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसने भी पहले की क्लासें नहीं देखी है वो पहले की क्लासें देख लेंगे, ठीक। उसके बाद ही इसको देखेंगे तभी उनको इसका फुल बेनिफिट मिलेगा। तो आज की क्लास ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपको बिल्कुल भी आज के बाद SPCF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में क्या है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इनके पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इनकी एज कितनी कितनी बताई थी जीन पियाजे ने? पहले की कितनी एज थी? 0 से 2, मतलब जन्म से 2 वर्ष। दूसरी की कितनी थी? 2 से 7 वर्ष। तीसरे के लिए कितनी थी? 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था के लिए कितनी एज थी? 11 से 15 या 18 साल। तो ठीक है, कीप इन माइंड दीज थिंग्स, दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जंप करने वाले हैं। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। बहुत आराम से अच्छे से क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्कस करके पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इन जीन पियाजेस पाइगेट्स थ्योरी रिफर टू द, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। रिफर टू द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्शंस एंड थॉट्स दैट allow individuals to mentally represent or think about the objects and events in their world। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो भी जिस चीज़ के बारे में, वास्तविकता के बारे में सोचते हैं, कोई वस्तु उसके बारे में सोचते हैं, तो ये क्षमता उसको मानसिक रूप से किस चीज़ से मिली है? जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है, ठीक है। इस संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से, मेंटल, इस पर ध्यान दीजिए, प्रस्तुत करने, सोचने की स्वीकृति होती है, तो इसे क्या कहलाती है? जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है? तो देखिए, हमने पूरा सिद्धांत जीन पियाजे का पढ़ा, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या उन ऑप्शन में कभी हमारे एडवांस ऑर्गेनाइज, उन्नत आयोजक आया? नहीं आया। कोड संहिता नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। टूल्स, ये कल्चरल टूल्स, ये बाइगोट्स्की से रिलेटेड है और हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे, तो हमारे 3 तो ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा सही ही होगा। तो चौथा कौन सा होगा? स्कीमें, ठीक है, स्कीम्स। कौन सा होगा? स्कीमें। तो इसके लिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4th ऑप्शन सही होगा, स्कीम्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं।
एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ cognitive development, the concept of class inclusion is attained by children during ... stage। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण में प्राप्त की जाती है, मतलब बच्चों में वर्ग इंक्लूजन किस में आ जाता है। तो मैं भी बता दूं, मैंने वर्ग इंक्लूजन आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, आप जल्दी से रिवाइज कीजिए। हमने एक टर्म CSC पढ़ाई थी, CSC क्या थी? क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन, या इसको कंजर्वेशन कह लो। C पर कंजर्वेशन या संरक्षण, ठीक है, संरक्षण। S पर क्या था? सीरिएशन, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता। सॉरी, क्रमबद्धता, ठीक है। और जे क्या बचा? क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण। वर्गीकरण हमने जे पढ़ाई थी कॉन्सेप्ट CSC, संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्रमबद्धता और वर्गीकरण। मतलब इसका मतलब वर्गीकरण का C पर वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब था कि अगर आप बच्चे को जैसे जे है चौकोर आकृतियाँ दे दो, गोल गोल आकृतियाँ दे दो, लंबी लंबी राड दे दो, मिला के दे दो, तो बच्चा अभी योग्य हो गया है कि इन तीनों चीज़ों को अगर मिला के तुम दे दोगे तो इन तीनों को अलग अलग करके रख देगा। अब बच्चे में वर्गीकरण का गुण आ गया। क्लास माने यहाँ पर वर्ग, मतलब वर्ग वाइज इनको कि अच्छा ये चार साइड इसमें है तो ये चौकोर है, इसको एक तरफ रख दिया। ये गोल गोल है, सर्किल है, तो इसको एक तरफ रख दिया। ये लंबी है केवल रड, तो इसको एक तरफ रख दिया। ये था वर्गीकरण। अब क्वेश्चन देखो, थोड़ा घुमा के पूछा है कि वर्ग इंक्लूजन किस में आ जाता है। तो जितना ज़्यादा हम इसको समझेंगे उतना ही अप्लाई कर पाएंगे। और डायरेक्ट देखो CSC अगर कोई कहे कि आया ही नहीं, बिल्कुल आया हुआ है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। संरक्षण क्या था कि वो गिलास वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था, देखिए समझ लीजिए। CSC संरक्षण क्या था, संरक्षण भी समझ लीजिए। संरक्षण था कि एक जो छोटा गिलास है, एक बड़ा गिलास है, दोनों में पानी भरा है। बच्चे से पूछा बेटा किसमें पानी ज़्यादा है, बच्चे ने बताया कि इन दोनों में बराबर है। अब इससे पहले वाली अवस्था में बच्चा क्या बता रहा था कि इसकी लंबाई को देखकर कि इसमें ज़्यादा है। तो बच्चा बेवकूफ़ नहीं रहा है, वो जानता है कि शेप और साइज बढ़ने से क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितना इसमें है उतना ही इसमें। तो बच्चे में संरक्षण का गुण आ गया है। सीरिएशन का मतलब ये है, जैसे आपने कोई चीज़ है, जैसे राड्स हैं, ये छोटी राड है, इससे बड़ी राड है, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी। अगर इन सभी राड्स को तुमने दे दिया बच्चे को और कहा इनको छोटे से बड़े की ओर क्रम में लगाओ, तो वो आराम से ऐसे छोटे से बड़े के क्रम में लगा लेगा या बड़े से छोटे के क्रम में लगा लेगा। लेकिन इससे पहली वाली जो हमारी अवस्था थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो बच्चे में सीरिएशन का गुण नहीं था, क्रमबद्धता नहीं थी। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब बताइए कि वर्ग इंक्लूजन, वर्ग समावेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सबसे, ये तो लास्ट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये तो होगा नहीं। सेंसरी मोटर, इधर बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझता है। सेंसरी मोटर की एज कितनी होती है? आप बस वीडियो को देखते रहिए, इतनी बार इसका रिवीजन करा देंगे कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज की एज कितनी थी, रिवाइज कर लीजिए, 0 से 2। प्री ऑपरेशनल की 2 से 7। फॉर्मल ऑपरेशनल की कितनी थी, 11 से 18 या 15। और कंक्रीट ऑपरेशनल की कितनी थी, 7 से 11। ये भाई आपको ध्यान रखना है। तो जो एक देखिए ट्रिक बताएं आपको,
अभी अपने ध्यान कर रहे थे वर्ग इंक्लूजन सीएससी किस अवस्था में आता है। आज के बाद अब कभी नहीं भूलोगे। सीएससी का मतलब सी है, इसमें भी सी है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे में क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, वर्ग इंक्लूजन का गुण आ जाता है। तो जब सीएससी याद रखना होगा आपको, ठीक है। सीएससी का मतलब यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है। सीएससी का यहाँ पर मतलब है कंजर्वेशन, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए करिए इसका आंसर, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन कैन थिंक हाइपोथेटिकली। क्वेश्चन पीछे से पकड़ो। हाइपोथेटिकली, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण, ठीक है, स्टेज पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। बिल्कुल एज इट इज मैंने पढ़ाया हुआ है। मतलब वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल डेवलप होता है और को परिकल्पनात्मक साइंटिस्ट की तरह सोचने लगता है, बहुत गहन विषय के ऊपर समझने लगता है, सोचने लगता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? देखिए ये देख लो कौन सा नहीं होगा। क्या सेंसरी मोटर होगा? क्या सेंसरी मोटर पर बहुत ज़्यादा परिकल्पनात्मक वैज्ञानिकों की तरह सोच पाता है? अरे नहीं, उसमें तो अपनी सेंसेस से सीखता है, इंद्रियों से सीखता है, इसलिए इसको कहते हैं संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था। तो पहला तो हमारा कैसा हो गया? कट हो गया। संवेदी गामक अवस्था की एज कितनी होती है? 0 से 2, जन्म से 2 साल। बार बार लिखेंगे इनको, बिल्कुल आपको रात में उठ उठ के याद आएगी कि जब 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज कितनी है? इसकी है 2 से 7। कंक्रीट ऑपरेशनल की 7 से 11 और फार्मल ऑपरेशनल स्टेज की 11 से 18 साल। तो किस अवस्था में बच्चा ये सोचने योग्य हो जाता है? पहली में तो हो नहीं सकता, इतना तो कन्फर्म है। क्यों? छोटा होता है, तो पहला तो कट हो गया। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, बच्चे की एज है 7 से 11 साल, ये भी नहीं होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे में क्या आता है? सीएससी, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए। तो कौन सा बच्चा इसमें? फार्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी हिंदी में कहते हैं। तो बच्चा इसमें जब अवस्था में आ जाएगा तो वो वैज्ञानिकों की तरह बहुत ज़्यादा गूढ़ सब्जेक्ट है, जैसे जियोग्राफी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, मेटाफिजिक्स है, इन सब्जेक्ट पर भी सोचने के लायक हो जाता है। तो इसीलिए 4th स्टेज को हाईएस्ट कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो 4th है, फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला। जस्ट 1 मिनट। फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए नेक्स्ट। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage can children think deductively, not inductively? एक इसी में क्वेश्चन बन जा सकता था। यहाँ पे डिडक्टिवली है, यहाँ पर इंडक्टिवली लिख देता, तब आंसर बदल जाता। वो बताएंगे कैसे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? एक इसमें है निगमनात्मक, एक होता है आगमनात्मक। आगमनात्मक, ठीक है, ये है डिडक्टिव, वो होता है इंडक्टिव। तो सोचने की बात क्या पहली अवस्था में होगी? नहीं, पहली अवस्था में नहीं होगी। पहली अवस्था की एज कितनी अभी बताई थी हमने? जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो तभी तो 30 आउट ऑफ 30 आते हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बस हो जाए। अब आप अगर आपने एक क्लास कर ली पूरी तो आपको अवस्थाएं भूलोगे ही नहीं, बिल्कुल याद रहेगी पेपर तक। दूसरी की एज कितनी है? 2 से 7। तीसरी की है 7 से 11।
7 से 11, और चौथी की कितनी है? चौथे की है 11 से 18। बस अब आ जाओ। तो ध्यान कीजिए, जिसने पहली वाली क्लास हमारी देखी थी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर निगमनात्मक है, डिडक्टिव है। तो डिडक्टिव लॉजिक कब आता है? रीजनिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अगर यहाँ पर क्वेश्चन इंडक्टिव ना पूछे कर, अगर यहाँ पर निगमनात्मक ना आगमनात्मक पूछा जाता, तब हमारा होता आंसर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना, जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं उनके बारे में सोचना, तर्क करना, वो होता है आगमनात्मक तर्क, मूर्त चिंतन, वो आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और इससे अगली जो अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें आ जाता है निगमनात्मक रूप से चिंतन। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन का, वो क्या होगा? वो होगा डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, according to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do most children particularly face difficulty in understanding the point of view on another person? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, अपने आप को ही सही मानते हैं, मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे खेलना है तो खेलना है, मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। ऐसी बात को क्या कहा गया है? ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रितावाद। अब आप जल्दी से रिकॉल कीजिए कि अहम केंद्रितावाद को हमने किस अवस्था में पढ़ा था और इसकी उम्र क्या होती है अहम केंद्रितावाद की। ईगोसेंट्रिसिज्म की एज कितनी बताई थी? 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर। अहम केंद्रितावाद क्या होता है? बच्चा अपने आप को सेंटर में रखकर अन्य वस्तुओं के बारे में सोचता, मतलब बच्चा सही है, उसे दूसरे से कोई नहीं मतलब है, ठीक है, अपने आप को से ही मतलब है, सेल्फिश है, सेल्फ है, स्वयं से मतलब है, तो इसे ही कहते हैं ईगोसेंट्रिसिज्म। ये 3 से 6 साल की भावना में आता है, 3 से 6 साल की एज में आता है, और ये बच्चा अपने आप को ही सही मानता है, ठीक है। तो अब ध्यान कीजिए कि कौन सी 3 से 6 जो है इसकी एज, वो कौन से में फंस रही है। आइए जल्दी से रिकॉल कीजिए, इनकी एज क्या क्या बताई है अभी हमने। पोस्ट कन्वेंशनल, ये तो लॉरेंस कोलबर्ग की बात हो रही है, कट कर दो। कहाँ पियाजे पढ़ रहे हैं, कोलबर्ग का क्वेश्चन का आंसर है गलत। प्री ऑपरेशनल, अच्छा हो, ठीक है, ये 3 हो सकते हैं, चौथा पहला ए वाला तो हो ही नहीं सकता है। प्री ऑपरेशनल की एज कितनी होती है? 2 से 7, ठीक। कंक्रीट ऑपरेशनल की एज कितनी होती है? 7 से 11। फॉर्मल ऑपरेशन की एज अभी कितनी बताई थी? 11 से 15 या 18। अब बताइए आप लोग कि इसमें 3 से 6 साल एज किस में फंस रही है, कौन सी अवस्था में फंस रही है, वो ही इसका आंसर होगा। तो इसका क्या होगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे में क्या होती है? ईगोसेंट्रिसिज्म होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है। टाइम कितना हो गया? अच्छा 19 मिनट हो गया, चलिए कर लेते हैं। समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, बस आपको तैयार हो जाए यही हम चाहते हैं। बने रहिए, हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे सीडीपी के और सभी सब्जेक्ट की, हम देखते खन इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। जब मैंने पेपर अभी किया था
तो मैंने 15 मिनट में CDP के 30 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में 15 मिनट में सॉल्व करके उनके आंसर टिक कर दिया और सभी सही चले गए। और तुक्का नहीं मारा था, ठीक है। तुक्का एक बार लगता है, 2-3 बार तुक्के से आंसर नहीं आ जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दें। चलिए अब अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage most children become capable of performing tasks requiring concept of conservation। पकड़ लीजिए, कंजर्वेशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण, CSC याद करो, संरक्षण संप्रदाय कॉन्सेप्ट से संबंधित कार्य कर लेते हैं। जस्ट अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको CSC पढ़ाया था। CSC क्या होता है? कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन, सॉरी कंजर्वेशन सीरिएशन क्लासिफिकेशन। कंजर्वेशन को कहते हैं संरक्षण, कंजर्वेशन को क्या कहते हैं? संरक्षण। सीरिएशन को कहते हैं क्रमबद्धता, क्रम से चीजों को लगाना, ठीक है। और C फॉर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो कौन सी अवस्था में आता है? इसके लिए आपको क्या एक ट्रिक याद रखनी है? कुछ नहीं याद रखने, बस इतना याद रखा है, CSC सर ने बताया है, CSC। तो C फॉर कंजर्वेशन, CSC, ठीक है। तो इसमें C है, इसमें C कहाँ पर? कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। देखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हुए हैं, ठीक है। मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, पेपर इंग्लिश मीडियम में करता था, ठीक है, या हिंदी मीडियम में करें, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देखिए, जो 4 नाम हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इनके नाम इंग्लिश में यही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, सेम रहेंगे। बट हिंदी में इनके नाम थोड़े चेंज हो सकते हैं। जैसे संवेदी गामक आपने पढ़ लिया, वहाँ पर इंद्रिय गामक आ गया। पूर्व संक्रियात्मक है, इसको प्राक भी कहते हैं, प्राक संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक हो, इसको अनौपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक को अनौपचारिक, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो थोड़ा नाम का थोड़ा ध्यान रखें, तो थोड़ा इंग्लिश पर भी निगाह मार लेना, ठीक है। इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर क्रिस्टल हो जाए। C है, क्वेश्चन में कंजर्वेशन है, C ढूंढ लो कहाँ है? कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया? कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, मूल संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट। As per Jean Piaget's children's thinking is ... that of adults। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से होती है। कैसी होती है? ये पढ़ाया हुआ नहीं है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम आपको ये समझा देंगे, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, क्वांटिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम, इन्फीरियर दैन, सुपीरियर दैन। इसका मतलब ये है, जो बच्चे हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। एक है अडल्ट, ठीक है, ये है चाइल्ड, यह है चाइल्ड हमारा। जीन पियाजे ने कहा, अगर अडल्ट के माइंड में 1,00,000 थॉट आते हैं पर डे, ठीक है, 1,00,000 विचार हैं, सोचता है, तो 1,00,000 थॉट इसके भी माइंड में आते हैं बच्चे के बारे में, ठीक है, सही बात है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, जैसे अडल्ट है, इनके क्वालिटी अलग हो सकती है, ठीक है, गुण अलग। जैसे अडल्ट किसके बारे में सोचेंगे? घर बनवाना है, शादी करनी है, GFBF के बारे में सोचेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं, CTET को बस अभी क्लियर ही कर देना है, या अपने और भी कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किसी के फैमिली का कोई मैटर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में सोचेंगे। ब्रेकअप हो गया किसी का, तो वो रोए जा रहा है, उसका ये चल रहा है अडल्ट का विचार, उसके भी माइंड में 1,00,000 ही आ रहे हैं। इधर चाइल्ड पर आ जाइए, इसके भी माइंड में 1,000 विचार है, उतना ही ये भी सोच रहा है। क्वांटिटी इज सेम बट क्वालिटी इज डिफरेंट,
बच्चा किसके बारे में सोच रहा है? अच्छा, मेरा तो खिलौना ही टूट गया, अब मैं क्या करूं, मुझे नया लेना है, कल मैं किसके साथ खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। अच्छा, उससे मेरी रिया से लड़ाई हो गई, अब मैं इसके साथ सीट पर नहीं बैठूंगा। बच्चे जे सोच रहे हैं। तो सोचने का तरीका, या आज मेरा खिलौना टूट गया, कल मैं इसको बनाऊंगा, किसने तोड़ा है, ये बच्चा ऐसी बातें सोच रहा है। क्वांटिटी सेम है, then what we find that quantity is same but quality is different। यही डिफरेंस है। तब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे की सोच वयस्कों से होती है क्या क्वालिटेटिवली डिफरेंट, क्वालिटी में अलग होती है कि क्वांटिटी में एक होती है? 1 लाख मतलब बराबर अगर हमने बताए हैं वो तो सेम हो गए, तो फिर डिफरेंस कहाँ हुआ? वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में एडिक्ट सोच रहा है, बच्चा खिलौने के बारे में सोच रहा है। तो क्वालिटी में डिफरेंस हुआ, गुण में डिफरेंस हुआ, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटेटिवली डिफरेंट। बच्चे जो होते हैं वो क्वालिटी में डिफरेंट होते हैं एडल्ट से, ना कि क्वांटिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? हो ही चुका है, ये हो गया। अब देखते हैं। इन जीन Piaget theory of child who perceives car to be alive because it moves is demonstrating। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है, मतलब कार लिविंग थिंग्स है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? अब आप ध्यान कीजिए कि हमने आपको कुछ एनिमिज्म पढ़ाया था, ठीक है? अब एनिमिज्म क्या था वो सोचिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप 1 मिनट में एनिमिज्म समझ लेते हैं, जीववाद क्या था। बस बने रहिए, 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं। एनिमिज्म का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव के तरह सोचना, ठीक है? जैसे वो हमने एक बार एग्जाम्पल भी इसका दिया था जीन पियाजे पढ़ाते समय, जब हमने जीववाद पढ़ाया था कि एक बच्ची है, उसको मेज से लग गई चोट छोटी, वो मम्मी के पास आई और कहा मम्मी मम्मी मुझे मेज ने मारा है। तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने 2-3 हाथ मार दिए मेज के। अब वो बच्ची बहुत खुश है, वो बच्ची इसलिए खुश है कि अच्छा मेज ने मुझे मारा था, जैसे मुझे दर्द हुआ ऐसे ही मेज को भी दर्द हुआ होगा, ठीक है? इसके भी इमोशंस है, ये भी हंसती होगी, रोती है, खेलती है। तो ऐसा सोच रहा, क्या ऐसा है? ऐसा है नहीं। तो इसे ही कहा गया है जीववाद, एनिमिज्म। इट इज कॉल्ड एनिमिज्म। तो इसको क्या कहा गया है, सीधे सीधे बताना है। सीरियसन, अरे सीएससी की बात हो रही है, सीएससी तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, ये तो होगा नहीं। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये भी नहीं होगा। सेंट्रेशन वो पानी वाला उदाहरण ध्यान कीजिए कि दोनों में पानी अगर बराबर है, लेकिन बच्चा इसमें पानी ज़्यादा बता रहा है, बच्चे में क्या है, सेंट्रेशन का गुण है, अभी वो डिसेंट्रेशन का बच्चे में गुण नहीं आया। यहाँ पर निर्जीव को सजीव समझ रही है, कार को वो सजीव समझ रही है। तो बच्चे की थिंकिंग कैसी है? एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादी सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए। According to Jean Piaget, when a child is shown a toy, then it is hidden. Instead of forgetting about it, the child tries to find that toy at ... stage. This characteristic is found in the child and it is called। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में विशेषता अवस्था में पाई जाती है, विशेषता को कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं।
According to Jean Piaget, when a child is shown a toy and then it is hidden, instead of forgetting about it, is the child tries to find that toy at stage. This characteristics is found in the child and it is called. अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में विशेषता ठीक है अवस्था में पाई जाती है, विशेषता को कहते हैं। इसमें दो आंसर आपको करने हैं। पहला कौन सा आंसर कहला? पहले तो आपको बताना है विशेषता एट स्टेज, पहले तो स्टेज बतानी है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड इट इज कॉल्ड, फिर इसको क्या कहा जाता है। सीधी सी बात यह है कि एक बच्चा है, उसको एक खिलौना दिखाया गया, ठीक है। पहले इससे पहले वाली अवस्था में क्या होता था, बच्चों को खिलौना दिखाया जाता था, उठा के रख दिया गया, बच्चा भूल गया। बट अब बच्चे से अगर तुमने खिलौना छीन कर रख दिया, छिपा दिया, तो उसके माइंड में एक उसकी इमेज बन गई है कि हाँ अभी मैं किसी से खेल रहा था, ठीक है। फिर वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ध्यान करिए क्या पढ़ा था इसको, मैंने क्या नाम दिया था इससे पहले वाली क्लास, जिन लोगों ने भी की होगी उनको पता होगा। इसको क्या कहते हैं? आउट ऑफ साइट, नॉट आउट ऑफ माइंड। चलिए इसको समझ लीजिए। आउट ऑफ साइट, नॉट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब है आउट ऑफ साइट, अब सामने नहीं है, ठीक है, बट ऑफ माइंड, नॉट आउट ऑफ माइंड, लेकिन वो माइंड में उसकी पिक्चर बन गई है। वही क्वेश्चन पूछा गया। इसका ये जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, उसके लास्ट सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम कितना होता है? 0 से 2। तो 2 वर्ष के अंत तक ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। इसे ही ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, बस स्थायित्व कहते हैं। तो आप सबसे पहले तो इसमें देख लीजिए कि स्टेज कौन सी होती है। 0 से 2 वर्ष में आ जाती है ये। अब 0 से 2 वर्ष किस में जा रहा है? प्री ऑपरेशनल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। प्री ऑपरेशनल नहीं, इसकी तो होती 2 से 7 साल। अब बचा है डी, देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज की एज क्या होती है? 7 से 11 वर्ष। ये भी कैंसिल, ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसको कहते क्या, इस गुण को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमारे हिसाब से आप लोगों को इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले वाली जो हमारी क्लासें उनको आपको देख लेना चाहिए। बस आप देखते रहिए, इतना इनको रिवाइज करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इट इज इन फिल इन द ब्लैंक स्टेज दैट द children are able to overcome the limitations of centration and demonstrate logical thought. जीन पियाजे के अनुसार किस चरण मतलब अवस्था में बच्चे केंद्रता की सीमाओं से उभर कर, अब बच्चों में केंद्रीकरण नहीं रहा, सेंट्रेशन नहीं रहा है, वो इससे आगे आ गए हैं, उभर कर तार्किक चिंतन, लॉजिकल रीजनिंग कर पाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात हो रही है, तो सबसे पहले ध्यान कीजिए, क्विक रिवीजन कीजिए। सेंट्रेशन क्या होता है? इसकी एज कितनी बताई थी? जल्दी से ध्यान कर लीजिए। सेंट्रेशन का गुण किस अवस्था में होता है? चलिए पहले बता दें सेंट्रेशन क्या है। सेंट्रेशन CENTRATION, सेंट्रेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है? ये 2 गिलास वाले वो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। इसमें भी पानी भरा है, दोनों में पानी भरा है। बच्चे से पूछा गया कि बताओ बेटा
किस में पानी ज़्यादा है, एक में ज़्यादा है कि दो में? बच्चे ने कहा दो में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बच्चा केवल इस दो वाले की लंबाई ही देख रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि पहले वाले की लंबाई चौड़ाई दोनों ज़्यादा है, और शेप और साइज चेंज होने से क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसे ही केवल किसी चीज़ के एक ही पहलू को देखना, लंबाई है तो लंबाई को ही ऑब्जर्व करना, लंबाई को ही देख रहा है। जैसे वो नजमा वाला एग्जाम्पल ध्यान कीजिए। नजमा वाला कौन सा एग्जाम्पल था? एक कि एक लड़की है नजमा, वो मिट्टी के गोले को जो सांप बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा समझने लगती है। किसके कारण होता है? ये सेंट्रेशन के कारण होता है। उसको ये लगता है कि जो गोला है वो कम है, छोटा है, लेकिन जो सांप है लंबा लंबा वो ज़्यादा है। ये ऐसा ही हूबहू बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आया हुआ है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं सेंट्रेशन। अब क्वेश्चन में ये पूछा सेंट्रेशन से नहीं, अब बच्चा सेंट्रेशन से आगे निकल चुका है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग आ गई है, तार्किक चिंतन आ गया है। तो ये देख लो सेंट्रेशन किस अवस्था में होता है। सेंसरी मोटर स्टेज कहाँ की बात करते हो, इसकी टाइम पीरियड दो वर्ष, कहाँ, इसमें कुछ नहीं होता। प्री ऑपरेशन स्टेज पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंट्रेशन का गुण होता किस अवस्था में है? अब ये पता होना चाहिए, होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इतना पता है अगर आपको। अब इससे आगे बच्चा निकल चुका है, इसको ओवरकम कर चुका है, तो कौन सा ओबीएस हमारा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, लेकिन ये 10 ही नहीं, अगर आप इनको एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे तो जो बहुत क्वेश्चन थे और मोर देन सफिशिएंट है। बस इसी को बार बार आप रिवाइज कर लीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट, टेट, सुपर टेट, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।